रही है सर। हाँ तो बोल क्यों नहीं रही? एक्सिस क्या होती है? फिर चुप हो गई। सर नहीं पता। एक्स तो फिर बोल रही है, आ गया समझ में। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो किन्हीं भी 2 पॉइंट से होकर गुजर रही हो। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे कि हमने एक्सिस बनाई थी नॉर्थ टू साउथ, इमेजिनरी लाइन 2 पॉइंट से होकर गुजर रही है, ज्योग्राफिक एक्सिस एक लाइन है। लेकिन जब आप बात करते हो प्लेन की, मेरिडियन क्या है? एक प्लेन है। मेरिडियन एक प्लेन है, और जब आप बात करो किसी भी टाइप के मेरिडियन की, तो उसमें हमने 3 पॉइंट्स कम से कम डिफाइन कर दिए कि वो इन पोल्स से गुजरे, ज्योग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स। इनके लिए 2 मेरिडियन अलग अलग डिफाइन किए। ज्योग्राफिक मेरिडियन कहाँ कहाँ से गुजरता है? ज्योग्राफिक पोल्स, और जो पोजीशन है हमारी अर्थ पे उसको कट करके जाने वाला प्लेन क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन। सिमिलरली जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनको कट करके आपकी पोजीशन भी उसमें आनी चाहिए। आपकी पोजीशन और मैग्नेटिक पोल्स, इनको कट करके जाने वाला जो प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में ये जो फर्क आता है, ये जो एक एंगल का फर्क आता है, अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में कोई जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है हम इस एंगल को डिफाइन करते हैं एज डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन यानी कि कितना झुकाव आ रहा है, इन दोनों में कितना फर्क आ रहा है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो अब डिक्लाइनेशन की स्पेशलिटी एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर मान लो एक ऐसा पॉइंट आप चूज करते हैं, जैसे कि जो इंडिया की पोजीशन है कुछ ऐसी है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है दोनों एक ही लाइन में पड़ जाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में कोई एंगल का फर्क नहीं आता, डिक्लाइनेशन नियरली 0 आता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कैसे? कैसे? यही समस्या मुझे लग रही थी, तो पूछेगी। मेरे पास कोई बॉल नहीं है अभी, और मैं उसमें समझ में आ जाता। एक बॉल जो होती है उसमें आप देखो कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनसे आप अगर एक लाइन गुजारो, उसी लाइन की सीध में कई सारे और पॉइंट्स होते हैं। मतलब देखो, जैसे कि एक्चुअल नॉर्थ के ठीक पड़ोस में है ना दूसरा नॉर्थ भी पड़ोस में है। मतलब अगर मैं इस ओर से कोई प्लेन काटूंगा, अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं प्लेन ऐसे काटता हूँ, तो ज्योग्राफिक एक्सिस भी ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक एक्सिस भी, और प्लेन अगर बनाऊं तो फिर प्लेन भी ऐसे ही हो गया। यानी कि जो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसके अबाउट दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। सिमिलरली इस ओर से अगर हम बनाते हैं, अगर मान लो मैं खड़ा हूँ, तो इस पोजीशन से एक प्लेन काटते जाएगा। इसके साथ में जो प्लेन ने एंगल बनाया, दूसरा प्लेन जो है मैग्नेटिक के साथ वाला, वो भी ऐसे ही जाएगा। दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। आ गया ना? तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जो डिक्लाइनेशन है वो 0 हो जाए, और हो सकता है ये नॉन जीरो भी हो। डिपेंड करता है आपकी पोजीशन क्या है। तो मतलब पोजीशन के साथ साथ में डिक्लाइनेशन चेंज करती है। इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करती है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ खास एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है, हम उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ या मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। और ये मैग्नेटिक एलिमेंट क्या है? पहला तो यही हो गया, तो इसको लिख लेते हैं यहीं पे। सबसे पहला एलिमेंट आता है ये डिक्लाइनेशन। और डिक्लाइनेशन क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। डिक्लाइनेशन क्या है? एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल सबटेंड होता है उस एंगल को ही बोल देते हैं डिक्लाइनेशन। थीटा से भी नोट कर लो। सेकंड जो एलिमेंट है वो है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, या इसको डिप भी बोल देते हैं।
डिप। ओके, अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। इसको समझने के लिए एक काम हम करते हैं, दोबारा से डायग्राम बनाते हैं थोड़ा साफ सुथरा सा। ये डिक्लाइनेशन क्लियर है? इस पार्ट को एक बार साफ करता हूं मैं, दोबारा बनाएंगे। ओके, ये अर्थ है। अब देखो, अगर अर्थ के अंदर ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ये लाइन हो गई ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ, एक्सिस हो गई ज्योग्राफिक एक्सिस। अर्थ के अंदर अगर आपने कोई पोजीशन बतानी है, मतलब मान लो अपना घर ही बताना है, तो कैसे बताते हैं? क्या हमारा घर कहाँ है, कहाँ आना पड़ेगा, कैसे कैसे आओगे, क्या बताते हैं? जैसे अगर तुझे अपना एड्रेस बताना हो तो कैसे बताएगी? क्या सर? अगर मैं तुझसे तेरा एड्रेस पूछूं या कोई भी अनजान आदमी पूछे उसको भी तेरे घर तक आना है, तो उसके लिए रास्ता कैसे बताइए कि हाँ कहाँ आना पड़ेगा जी आपको, अगर मेरे घर तक आना है तो? क्या ये जिंदल पार्क के पास? जिंदल पार्क के पास तो काफी कुछ होता है, और बताओ। और जिंदल पार्क के पास ये बेकरी वाली गली है ना, उसके पास। बेकरी वाली गली, ओके, उसके पास में भी कई घर हैं। आगे, ओके, एमसी वाली गली, अच्छा ठीक है, उस गली में भी कई घर हैं। तो ये समस्या होती है जब आप आमतौर पर एड्रेस बताते हो कि हाँ चलो यहाँ से जा करके सीधे मुड़ जाना, बाएं मुड़ जाना, ये बंदा दिखेगा, इसका घर होगा, वो घर मिलेगा, तो बताने वाले से ज्यादा सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है। इसका इलाज अगर हम देखें तो अपने किया है अर्थ की हेल्प से ही, हमने अर्थ के एड्रेसेस को डिफाइन कर दिया कि अर्थ पे अगर ये पॉइंट है तो वो कहाँ है। किसी भी पॉइंट को अगर आपने डिफाइन करना होता तो कैसे करते हैं, 2 डायमेंशन में कैसे करते हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन, जहां पे 2 पॉइंट काट रहे हैं, हाँ ये पॉइंट पक्का हो गया, ये पॉइंट फिक्स है। अगर मैंने कह दिया 2, सिर्फ कह रहा हूँ 2, तो 2 तो कहीं भी हो सकता था ना, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा। ये बात समझ में आ रही है? आप मैथ्स में करते हो, जैसे कि अगर आपको बोल दे जस्ट पॉइंट 2 दिखाओ, अब 2 पॉइंट तो ये भी हो सकता है कि भाई 2,0, 2 पॉइंट ये भी हो सकता है 0,2, और 2 पॉइंट ये भी हो सकता है -2,0। 2 तो 2 कई हो गए। अगर आपने एक एग्जैक्ट पॉइंट डिफाइन करना होता तो आप कम से कम 2 पॉइंट्स को दिखाते हो। इसके अलावा एक लाइन भी ड्रॉ करनी होती है आपने, तो उसमें भी कम से कम आप 2 पॉइंट्स लेते हो कि हाँ एक लाइन इन 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। 2 के अलावा यहाँ पे 3-4 पॉइंट और भी होंगे, कई सारे पॉइंट्स होंगे। लेकिन अगर आपने एक लाइन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन करना है, तो आप उसके लिए दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हो कि हाँ यहाँ पे कट कर रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक 2D प्लेन में जहाँ दो डायमेंशन ही हैं, तो आपको 2 ही चीजें चाहिए, एक एक्स की वैल्यू, एक वाई की वैल्यू। ऐसा ही होता है। यस सर। अर्थ के सरफेस को अगर हम देखें, सिर्फ सरफेस को, तो यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे लिए 2 डायमेंशन हो गई भाई, एक नीचे ऐसे, ये पूरा पूरा 2 डायमेंशनल ही है मेरे लिए। जहां पे भी कोई भी इंडिविजुअल खड़ा होगा उसके लिए सिस्टम 2 डायमेंशन में होता है अर्थ का, मतलब सरफेस 2 डायमेंशनल सा दिखता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पोजीशन को थोड़ा सा डिफाइन किया कि अर्थ के सरफेस से किसी भी पॉइंट को, पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो 2 टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस करी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखो लैटिट्यूड क्या होता है, ये जो नॉर्थ साउथ हमने बनाया, इस एक्सिस के अबाउट एक इमेजिनरी लाइन हमने डाल दी 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ये जो पूरी अर्थ होती है उसको ठीक बीच में से काट दिया, यूं समझ लो। एक प्लेन बनाया, ये पूरा प्लेन है, ये जो लाइन में दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली क्या है, एक प्लेन है जो पूरी अर्थ को बीच में से काट गया है, सेंटर से ठीक हाफ कर दिया इसने। ऐसा करने से क्या होगा, एक सर्कुलर प्लेन बनेगा ना उस जगह पे, यही होगा, एक सर्कुलर प्लेन होगा जो उसको काट रहा है। कंप्लीट 2 हिस्सों में बांट दिया। इस लाइन को, इस प्लेन को आप यूं कह लो, हम इसे बोल देते हैं इक्वेटर।
क्या बोल देते हैं, इक्वेटर। छोटे क्लास में पढ़ते हैं पोल्स और इक्वेटर्स, तो ये है इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन, और जो दो एंड्स बनते हैं इन्हें इक्वेटर बोल देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब क्या किया हमने, ये जो इक्वेटर है अगर हम ऐसे करने के बाद थोड़ा सा इसको झुकाएं, तो मतलब ये वाली लाइन यहाँ से कोई ना कोई यहाँ पे क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी। इक्वेटर से थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाते हैं एक एंगल बनेगा, हमने उस हिसाब से इस एंगल को कोई नाम दे दिया। ये पोजीशन फिक्स हो गई कि हाँ इक्वेटर से इतने डिग्री ऊपर, ये पोजीशन फिक्स हो गई। इसके अलावा थोड़ा सा और ऊपर भी हो सकता था कि पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाओगे एंगल इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। फिर अब जब आप वापस आओगे तो इक्वेटर तो अब ये हो गया ना, इसके साथ में एंगल नापना शुरू करेंगे। फिर आपकी भी मान लो यहाँ आ गए तो एंगल ये हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया, ये हो गया, तो मतलब 90 तक मैक्सिमम जा रहा है और फिर वापस आ रहा है। 90 तक बढ़ा 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 और फिर घटना शुरू हो गया। तो मतलब जो ये एंगल हमने डिफाइन किया डेल्टा, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक लेता है, 0 से लेकर 90 तक जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्लियर। अब देखो ये जो डेल्टा है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। कि जो इक्वेटर है वहां से जो आपकी एक्सिस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वो क्या हो जाता है, डिप या इंक्लाइनेशन। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। और ये जो एंगल एक्चुअली बन रहा होता है, इस पोजीशन को हम डिफाइन कर देते हैं एज लैटिट्यूड। ये जो भी वैल्यू देगा इसे हम क्या कह देते हैं, लैटिट्यूड कह देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से प्लेन को अगर हम ऐसे रखें और फिर देखें एंगल बनते हुए कि यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, ऐसे और ऐसे ही। अब देखो इसमें एंगल कितना बनेगा टोटल, अगर हम यहाँ से एंगल ड्रॉ करना शुरू कर दें कि भी नॉर्थ साउथ के साथ में ये जो पोल है मैग्नेटिक एक्सिस है, इसके साथ में एंगल कितना कितना बनता जाएगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, मैक्सिमम कितना हो जाएगा ये घूमते घूमते, 360। टोटल तो 360 होगा। पर देखो एक्सिस तो ये है ना, इसके अबाउट में आप ऐसे 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 गए, यहाँ तक आ गए, 180 हो गया। फिर दोबारा आप जा रहे हो तो बात तो वही होगी ना कि आप एक्सिस के साथ में फिर से एंगल बनाना शुरू कर रहे हो, तो फिर से वही होगा, 180 तक जाएगा, 0 से 180, 0 से 180, 180 180 में डिवाइड हो गया। एक्चुअली क्या करती है, पूरी लाइन यूं जा रही होती है, ये ऐसे, जितना एंगल इधर बन रहा है उतना ही एंगल इधर बन रहा है, तो दोनों बात सेम हो गई। ऐसे यहाँ पे भी कर रहे थे, अगर हमने कहा ना कि यहाँ हमने लैटिट्यूड देखा तो ऐसे यहाँ भी दिख रहा है, और वो लैटिट्यूड भी उतना ही होगा, राइट। तो अभी जो दूसरी चीज हमने डिफाइन किया, हम इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए, और इसी से डिफाइन करते हैं। आपने गूगल मैप्स अगर यूज किया हो, उसके अंदर किसी भी लोकेशन को अगर आप देखते हो तो उसके साथ में भी लिखा होता है कि इसका लॉन्गिट्यूड इतना है और लैटिट्यूड इतना है। सिर्फ गूगल पे आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डाल दोगे तो वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बता देगा कि हाँ ये लोकेशन कहाँ है। 5-10 मीटर का भी फर्क नहीं होता उस लोकेशन में, तो आपने कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं बचता कि एड्रेस सही जगह पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। वो लोकेशन आपने डाली है तो वहीं पहुंचोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ये बेनिफिट है। अब डिप हो गया। थर्ड एलिमेंट जो हमारा आता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें देखो क्या होगा, अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है, मिटा दो उसको, सुनो। ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है, तो फील्ड लाइन कैसे जा रही होंगी इसकी,
कुछ ऐसा 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 बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसकी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, अंदर की ओर, बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ जाएंगी। अब इसमें देखो, अगर ये इस पॉइंट पे हम देखें, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की बीई, ये दिख रहा है क्या? इस पॉइंट पे अगर हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब ये जो लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड उस ओर है। यस सर। अब यहां से अगर मैं देखूं तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे ना, एक तो ये और एक ये, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। बनेगा। तो यहाँ जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है इसको बोलते हैं BH या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये होगा कितना? BE का कोस कंपोनेंट कितने एंगल का? BE cos थीटा, और यहाँ थीटा कितना होता है? ये थीटा डिक के बराबर होता है। यानी कि जो BH है, हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू आ रही है वो कितनी हो जाएगी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम cos डेल्टा के साथ में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है? आप अर्थ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हो, इक्विपमेंट्स मेजर करते हो, आप क्या करते हो? हॉरिजॉन्टल टेबल भी यूज करते हो मैग्नेटिक फील्ड नापने के लिए, कंपास भी रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल रखते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट रीड कर रहे हैं तो वो भी हॉरिजॉन्टल ही होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में आमतौर पे। तो मतलब जो उस पर इफेक्टिव फोर्स लगता है वो कौन सा लग रहा होता है? हॉरिजॉन्टल के अबाउट तो लगेगा ना, ये वाला ही हर जगह पे फोर्स लगेगी। बाकी सारे कॉम्पोनेंट चाहे दूर जा रहा हो, ये रिजल्टेंट मान लो इधर जा रहा है, आपका जो कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा वही उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि आप जो अर्थ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हो वो हॉरिजॉन्टल है। मैग्नेटिक फील्ड चाहे ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो, किसी भी एंगल पे जा रही हो, आपको क्या चाहिए? उसका वो कंपोनेंट जो सरफेस के साथ है, जो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, हमें उससे मतलब होता है। तो इसीलिए हम क्या डील करते हैं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। बाकी निकाल हम यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट भी सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। क्या होगी वैल्यू वर्टिकल कंपोनेंट की? अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट लिखें बी वर्टिकल, ये कितना हो जाएगा? BE sin थीटा। हाँ, BE साइन डेल्टा। ये जो इंक्लाइनेशन है इस पे डिपेंड करता है आपका ये कंपोनेंट्स जो भी होंगे। तो अगर ऐसा हो जाए कि इंक्लिनेशन 0 हो जाए तो वहां पे वर्टिकल जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर इंक्लिनेशन 0 हो गई, कहाँ पे होती है ऐसी चीज जहाँ इंक्लिनेशन 0 हो जाए एकदम से? क्या सर? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, है ना? अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ में या हॉरिजॉन के साथ में किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है। अगर ये इंक्लिनेशन 0 हो जाए, ये कहाँ पे होगा इंक्लिनेशन 0? ये दिख रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल है, दोनों के साथ में एंगल कितना हो गया? 0। यानी कि इंक्लाइनेशन कितना हो गया? 0। तो वहां पे अर्थ की वर्टिकल फील्ड तो हो जाती है 0 और हॉरिजॉन्टल फील्ड हो जाती है मैक्सिमम, क्योंकि एक्चुअल फील्ड ही क्या है? हॉरिजॉन्टल के अबाउट हो गई। और ये कहाँ हो रहा है? इक्वेटर के आसपास होता है ये। इक्वेटर के अराउंड वाले रीजन में क्या होगा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाती है। हॉरिजॉन्टल फील्ड मैक्सिमम होती है और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अबाउट 1 गॉस। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है बी ऑफ ई अबाउट 1 गॉस होती है। और जैसा कि मैंने बताया चेंज करती रहती है, ठीक है ना? तो ऑन एन एवरेज अगर हम कहें तो 1 गॉस कह देते हैं या 10⁻⁵ टेस्ला। ये ऐसा यूनिट में होता है और ये सीजीएस यूनिट में होता है। यहाँ तो कुछ ना समझ में आ रहा हो अभी? सर ये गोज यूनिट कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम यूनिट नहीं पढ़ते? मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस आती है यूनिट, वो होती है सीजीएस में। ऐसा ही यूनिट टेस्ला होती है और दोनों के बीच में रिलेशन है 1 गॉस बराबर 10⁻⁵ टेस्ला। तो बस गॉस को टेस्ला में लिख दिया, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है। कल वाली क्लास में हम जब स्टार्ट करेंगे तो अब इसके बाद में ये चैप्टर अपना हो जाता है कंप्लीट यही।
इससे अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे और उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं उनमें मैग्नेटिज्म किस किस टाइप का होता है। अच्छा एक सेकंड, इसमें वो नहीं आया कि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्या है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है तो क्यों होती है, तो इसके लिए अलग अलग थ्योरी। एक तो पहले वाली वही थ्योरी जो क्या कहती है कि अर्थ के कोर में सब पिघला हुआ मटेरियल है, ज्यादातर आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, और ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इनके पिघलने की वजह से ही, इनके वहां होने की वजह से ही अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और एक्चुअली में ऐसा है नहीं। क्यों? कोई भी चीज अगर पिघली हुई हो, कोई भी मेटल इतना ज्यादा गर्म है कि वो पिघल गया है, दूसरी थ्योरी है अभी, इतना ज्यादा गर्म है कि वो पिघल गया है, तो उसके आयनाइजेशन हो जाएगी उसकी, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो पूरा मटेरियल घूम रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं, यानी कि अर्थ के कोर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमे जा रहे हैं, एक लूप बना रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या चार्जेस मूव करते हैं तो करंट बनता है क्या? चार्जेस मूव करते तो बनता है सर। करंट बनता है। और जब करंट है तो एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, या जहां पे भी करंट होता है वहां पे उसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। तो कुछ वैसा यहाँ पे दिखता है। ये बात भी थोड़ी थोड़ी सही समझ में आती है कि ऐसा ऐसा होता है। एक और थ्योरी कहती है कि भाई अगर आप अंदर जाने के बजाय बाहर से देख लो कि सन से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेज आती हैं, हाई एनर्जी रेज आती हैं, जैसे कॉस्मिक रेज का पढ़ा है क्या? क्या सर? कॉस्मिक रेज पढ़ी है, +1 में आई थी। कॉस्मिक रेज हाँ जैसे एक्स रे होती है, गामा रे होती है, वैसे ये भी एक हाई फ्रीक्वेंसी रे होती है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की, सन से आने वाली रेज में से एक है। तो ये जो कॉस्मिक रे होती है इतनी ज्यादा हाई एनर्जी की होती है कि हवा में जो आपका एटमॉस्फेयर है, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर की गैसेस को भी आयनाइज कर देती है। तो मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर आयंस हो गए, अर्थ के साथ एटमॉस्फेयर घूमता है तो वो आयंस घूमेंगे, आयंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी वहां हैं, वो भी घूमेंगे। तो चार्जेस यहाँ घूम रहे हैं अर्थ के अराउंड, इनके घूमने की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली सेटअप होगी, तो एक फिर से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से सेटअप होती है। ये थ्योरी भी ठीक लगती है। तो ये दोनों थ्योरी ठीक मानी जाती हैं क्योंकि प्रूफ किसी का भी नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रीजन हम मान के चल सकते हैं कि हाँ ये थ्योरी भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आपको कोई नई थ्योरी लगे कि हाँ ये कारण हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड होने का,